सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारा लेक्चर 2 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। आई होप आपको लेक्चर 1 समझ में आया होगा। लेक्चर 1 में हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी थी और आज की क्लास भी बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। ये जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर स्कोप ऑफ फ्रूट क्रॉप। सो ये पूछा ही जाता है, ये मिड में भी आपको पूछा जाएगा, ये एंड टर्म में भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलो ओके। तो लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंस शुरू करे थे, है ना। मैंने आपको इंपॉर्टेंसेस बताए थे यार कि जो फ्रूट्स हैं वो हमारी न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशन का मतलब है यार हमें उससे कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहे हैं, हमें उससे प्रोटीन्स भी मिल रही हैं, हमें उससे फैट्स भी मिल रहे हैं और हमें उससे वाइटामिन्स भी मिल रहे हैं। फिर मैं बोल रही थी यार अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में हो सकती है। और हमने विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स का जिक्र भी कर लिया था कि विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफ्थैल्मिया हो जाएगा। फिर हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग विटामिन्स के बारे में पढ़ा था और उनके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, उनके डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ा था, है ना। चलो तो ये वाला टेबल हमारा पेंडिंग था बच्चे। विटामिन सी, जो विटामिन सी है उसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। आप लोग मार्केट जाते हो तो आजकल मार्केट में हर एक प्रोडक्ट में, नॉट हर एक प्रोडक्ट में, हर दूसरे प्रोडक्ट में विटामिन सी लिखा होता है। विटामिन सी रिच फेस वॉश, विटामिन सी रिच फेस सीरम, विटामिन सी रिच ब्ला 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 ब्ला। क्यों? क्योंकि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है उनमें, हमें बूढ़ा लेट बनाता है विटामिन सी। तभी डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स क्या, तभी आपके मम्मी पापा भी होते हैं ना कि फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खा के थोड़ा स्किन ग्लो करता है, ठीक है, फ्रेश रहते हो आप, है ना, और ग्लोई स्किन लगती है, ग्लोई सब कुछ ग्लो करने लग जाता है। तो विटामिन सी जो है उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन को अच्छा करने में मदद करता है। अब इसके साथ साथ विटामिन सी और क्या करता है ये जानते हैं। विटामिन सी का और काम है बच्चे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है विटामिन सी। होता ना यार, किसी किसी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वो बीमारी नहीं होते, कुछ मर्जी खा लो, ठंडा गर्म मिक्स करके खा लो, कोई फर्क नहीं उनको पड़ता। बट कुछ बच्चों की या कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि उनका अगर कुछ ऐसे भी खा लेना कि थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खा लिया तो गला बैठ जाएगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ विटामिन सी हमारे गम हेल्थ, जबड़ों के लिए बहुत अच्छा है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है। जिन भी लोगों को विटामिन सी की कमी होती है उनके जबड़े में दिक्कत होगी, या तो कुछ ना कुछ, या तो खून निकलेगा या दांत इजीली सड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो सकता है। तो हमने बोला विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है और हमारी गम हेल्थ के लिए अच्छा है और हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे जोड़ों के लिए अच्छा है। अगर इन सारी चीजों के लिए अच्छा है तो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो इन सारी चीजों से रिलेटेड हमें कोई ना कोई चीज जरूर होगी। अगर विटामिन सी की कमी है तो दांत जल्दी सड़ेंगे, अगर विटामिन सी की कमी है तो मसूड़े हमारे मजबूत नहीं रहेंगे, विटामिन सी की कमी है तो जॉइंट में पेन होगा, विटामिन सी की कमी है तो हमारी इम्यूनिटी भी कैसी होगी, वीक इम्यूनिटी हमारी होगी। तो ये सारे जो हैं इसके डेफिशिएंसीज में आ जाते हैं। पेन इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स में पेन होना, स्वेलिंग ऑफ लिम्स, अनहेल्दी जबड़े एंड टूथ डिके, ये सारे क्या है, ये सारे डेफिशिएंसीज है विटामिन सी की वजह से। और सबसे पहले आपने देखा होगा स्कर्बी, ये हम बचपन से पढ़ते हैं, जैसे बेरी बेरी हम बचपन से पढ़ते हैं कि बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है और स्पेसिफिकली B1 की डेफिशिएंसी से होता है। तो उसी प्रकार से ये भी हम पढ़ते आए हैं कि जो स्कर्बी है, स्कर्बी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। ये तो सबको पता होता है कि स्कर्बी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, बट ये स्कर्बी होता क्या है, इसमें होता क्या चीजें हैं, ये किसी को नहीं पता होता है ना। तो जो विटामिन सी है, जो स्कर्बी है, स्कर्बी में बेसिकली क्या होता है बच्चे, ये जो जबड़े हैं हमारे, इन जबड़ों में खून आना शुरू हो जाता है, वो फूल जाते हैं, खून आना, ब्लड आना शुरू हो जाता है जबड़ों से और वो फूल जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इसी को स्कर्बी बोला जाता है।
इसी को क्या बोल दिया जाता है, स्कर्बी बोल दिया जाता है। तो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं चाहते हैं हम लोग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, विटामिन सी रिच वेजिटेबल्स खानी पड़ेगी। बट स्पेसिफिकली हम फ्रूट्स की बात करें तो हम फ्रूट्स की ही बात करेंगे। तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जो हमें अच्छा खासा अमाउंट ऑफ विटामिन सी दे रहा है, तो वो है नंबर 1 पे आता है बारबाडोस चेरी। ये फ्रूट के बारे में बहुत कम बच्चों ने सुना होता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी बारबाडोस चेरी में पाई जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है हमारा आंवला। आंवला, गावा और लाइम, यूजुअली जो खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनमें भी विटामिन सी की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ओके बच्चों, तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में होता है, बारबाडोस चेरी में होता है। दूसरे नंबर पे आंवला का स्थान है। दूसरे नंबर पे किसका स्थान है, आंवला का स्थान है। और तीसरे नंबर पे हमारा गावा आ जाता है। डन, विटामिन सी इज डन। दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, जिसको कैल्सीफिरोल बोला जाता है। अब हम बोलते हैं यार धूप से विटामिन डी मिलेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, है ना, यही बोलते हैं हम, हड्डियां मजबूत होंगी। तो हड्डियां मजबूत करने के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई बीमारी, हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई चीज जरूर होगी। अब हड्डियों से संबंधित क्या चीज होगी, तो सबसे पहले रिकेट्स। रिकेट्स होगा बच्चों में। रिकेट्स का मतलब होता है कि नॉर्मल अगर बच्चों की टांगे इस तरीके से, नॉर्मली कैसे होती है, हमारी टांगे सीधी होती हैं, है ना, बट जिन भी बच्चों को, बच्चों में ही रिकेट्स होता है, जिन भी बच्चों को रिकेट्स मतलब बच्चे वाली स्टेज में रिकेट होता है, जिन भी बच्चों को रिकेट्स होता है उनकी टांगे नॉर्मल नहीं दिखती। या तो वो बहुत वाइड दिखेंगी बच्चे, इस तरीके से बहुत खुली खुली दिखेंगी, या तो वो बहुत नैरो होंगी। आपने देखे भी होंगे बहुत सारे लोग जिनकी टांगे जुड़ी हुई होती हैं या जिनकी टांगे बहुत खुली सी होती हैं, उसको रिकेट्स बोला जाता है, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। उसको रिकेट्स बोला जाता है, जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। दूसरा आ जाता है पिजन चेस्ट। आपने कबूतर की नेक देखी होगी, मान लो ये कबूतर है, तो कबूतर की नेक ऐसी होती है, इस तरीके से धसी हुई होती है, मतलब इस तरीके से डिप्रेशन सा होता है उसमें। तो पिजन चेस्ट में भी क्या होगा, जिस भी बच्चे को पिजन चेस्ट होगी, उसकी जो चेस्ट वाला एरिया वो पीछे को धसा हुआ होगा। देखो यहाँ पे ये चेस्ट वाला एरिया ये नीचे को दबा हुआ है, इसीलिए बोला गया पिजन चेस्ट, कि पिजन के जैसी चेस्ट है इसकी, पिजन के जैसे नेक है, पिजन की नेक जैसे होती है तो उस तरीके से इसकी चेस्ट है। तो पिजन चेस्ट, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। और बड़ों में, एडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टोमलेशिया होता है। क्या होता है, ऑस्टोमलेशिया होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बड़ों में ऑस्टोमलेशिया होता है, यानी कि ऑस्टोमलेशिया का मतलब होता है बेसिकली जॉइंट्स में पेन होना। होता भी है ना यार, जब 50 प्लस आपके माता पिता क्रॉस कर जाते हैं या आपके दादा दादी हैं तो उनको जॉइंट्स की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, तो विटामिन डी जो है उन डेफिशिएंसी हो जाती है। और आपने देखा भी होगा कि आपके पेरेंट्स या पेरेंट्स अगर इतनी एज के नहीं हुए हैं या आपके दादा दादी है तो ज़रूर डॉक्टर्स उनको विटामिन डी सजेस्ट करते हैं या कैल्शियम की गोलियां उनको खाने को देते हैं ताकि उनको जॉइंट्स में पेन ना हो। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, ऑस्टोमलेशिया जो है विटामिन डी की कमी से होता है एडल्ट्स में। ओके तो उसके लिए मशरूम्स खाओ। फ्रूट कोई ऐसा फ्रूट है नहीं जिसमें विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। बेसिकली मशरूम ऐसी वेजिटेबल है जिसमें विटामिन डी पाई जाती है। बाकी विटामिन डी हमें ज्यादातर धूप से मिलती है ना, धूप से हमें मिलती है। चलो अगला विटामिन ई, जिसको टोकोफिरोल बोला जाता है और इसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है, के को, ब्यूटी के लिए ज़रूरी है। जब भी आप YouTube पे कोई नुस्खा देखोगे, यार समझ आ गए हैं मुझे टैनिंग हो गई है, हाउ टू रिमूव टैनिंग, हर आंटी जी के नुस्खे में, हर किसी के भी नुस्खे में ये ज़रूर होगा, बेसन डालिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए और उसके बाद उसमें थोड़ा दही डालिए और दही के बाद आपको एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है और उसमें डालना है। क्यों, ग्लोई करने के लिए स्किन को। तो जो विटामिन ई है बेसिकली हमारी स्किन को ग्लो करवाने के काम आता है, हमारी ब्यूटी के लिए काम आता है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ब्यूटी विटामिन के साथ साथ इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोला जाता है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। अब एंटी स्टेरिलिटी का क्या मतलब है, एंटी स्टेरिलिटी का मतलब है स्टेराइल, बांझपन नहीं लेके आता ये।
बांझपन को हटाता है ये। लड़कों के केस में जो स्पर्म काउंट होता है उसको बढ़ाने का काम या उसको बैलेंस आउट करने का काम विटामिन ई करता है। तो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो वो स्टेरिलिटी भी कॉज कर सकता है, ठीक है, ओके, वो लो स्पर्म काउंट भी कॉज करता है। तो विटामिन ई को जो है वो ब्यूटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोला जाता है। इसके अलावा लीवर की अच्छी फंक्शनिंग के लिए भी ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना है कि अगर हमने विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है तो लड़कों में स्पर्म काउंट लो हो सकता है और स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही लीवर कम फंक्शन करने लगता है और किडनी भी डिजेनरेट करने लग जाती है। तो ये सारे जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स है विटामिन ई के, जिसको बोला जाता है टोकोफेरोल। और विटामिन ई जो है वो आलमंड, बादाम में पाई जाती है, कीवी एंड अवाकाडो में भी पाई जाती है। बादाम, कीवी, अवाकाडो, इन सभी में विटामिन ई की उपयुक्त मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो बादाम खाओ, विटामिन ई मिलेगा, स्किन भी अच्छी रहेगी। होता है ना बादाम में जो ऑयल भी होता है, बादाम ऑयल ना, आलमंड ऑयल होता है। तो जब ऐसा बोला जाता है कि रेगुलर बेसिस पे जो बादाम खाता है तो उनकी स्किन से भी वैसा ऑयल सा निकलने, ऐसे ग्लोई सी स्किन होने लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ब्यूटी विटामिन। अगला विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनोन बोला जाता है। विटामिन के जो है वो हमारे ब्लड को क्लॉट करवाने में मदद करता है। जब हमें चोट लग जाती है ना, चोट लगी तो चोट लगने के बाद क्या होता है, घाव भर जाता है ना, घाव भर नहीं जाता, मतलब खून रुक जाता थोड़ी देर बाद, है ना। तो विटामिन के जो है उस खून को रोकने में मदद करता है। तो अगर सोचो विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो वो खून रुकेगा नहीं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का जमना, ठीक है। खून बहता है तो खून रुक जाता है, खून का रुकना। तो जो खून का रुकना है वो डिले हो जाएगा, वो लेट हो जाएगा। अगर मान लो मुझे कहीं चोट लगी है, अगर मेरी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो मेरा जो खून है वो देर जागे रुकेगा, एकदम से नहीं रुकेगा। एकदम से तो नहीं रुकता है, बट थोड़े टाइम तो लगता ही है ना रुकने के लिए खून को, तो वो लेट रुकेगा। तो इसी को बोला जाता है विटामिन के की डेफिशिएंसी, यानी कि डिलेइंग ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट बनने में देरी हो जाएगी, खून बह जाएगा, बहता रहेगा और क्लॉटिंग लेट होगी अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी किसी को हो जाती है। तो विटामिन के लिए हमें क्या खाना है, अवाकाडोज खाने हैं, अगेन ब्लूबेरीज खानी है, ग्रेप्स खाने हैं, पोमेग्रेनेट खाना है, कीवी खानी है। तो आपने सुना होगा यार, अनार, कीवी, अवाकाडो, ठीक है, मेनली ये ब्लूबेरीज, ये ऐसे फ्रूट है, इनमें बहुत न्यूट्रिशन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, हेल्दी न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ये फ्रूट अगर डेली बेसिस पे खाए, भाई किसी को कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रही बाकी भी तुम खा रहे कुरकुरे ये वो तो तब तो होगा ही होगा, बट अगर ये चीज़ें हम अपनी डाइट में डेली बेसिस पे लाएं तो बहुत ही मतलब हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी इन टर्म ऑफ एनीथिंग। चाहे इम्यूनिटी की बात करें, चाहे स्किन हेल्थ की बात करें, चाहे बालों की बात करें, सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। डन। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड द डेफिशिएंसीज वाला पार्ट। तो आज से हमारा अब नया टॉपिक जो स्कोप्स ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन है वो अब हम शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको इंपॉर्टेंसेस समझ में आए होंगे। देखो, एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंस और स्कोप का एक ही मतलब है एक तरीके से। जब हम स्कोप्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इंपॉर्टेंस में भी हम इन पॉइंटर्स को ऐड कर सकते हैं, बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। इंपॉर्टेंस का मतलब है मैं क्यों फ्रूट्स लगा रही हूँ, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्योंकि हमें इनकम मिल रही है, क्योंकि हमें ब्ला 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 ब्ला। स्कोप का मतलब होता है क्या 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 चीज़ें हॉर्टिकल्चर की वजह से पॉसिबल है। दोनों सेम जैसे लग रहे हैं, दोनों में सेम पॉइंटर, जैसे मैं जो स्कोप में आपको पॉइंटर्स मेंशन कर रही हूँ वो पॉइंटर्स आप इंपॉर्टेंस में भी मेंशन कर सकते हैं, बट उसको लिखने का तरीका बहुत अलग होना चाहिए। रिलेट करके लिख सकते हो और लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। सेम लिखोगे तो वो इंपॉर्टेंस में नहीं आएंगे, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर इसके बारे में बताऊंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। चलो, स्कोप्स ऑफ फ्रूट क्रॉप की बात करते हैं कि अगर मैंने फ्रूट प्रोडक्शन किया है, अगर मैंने फल लगाए हैं तो उनके क्या क्या स्कोप्स है, क्या क्या चीजें मुझे मिल सकती हैं उसके, या किस तरीके से वो पूरी हमारी इंडिया की ग्रोथ कर रहा है। फ्रूट प्रोडक्शन, फल लगाने की वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किन किन चीजों का डेवलपमेंट हो सकता है। बेसिकली दैट इज स्कोप। तो ये सारे पॉइंटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि पर यूनिट एरिया यील्ड इज हाई, पर हाई, ये सारे पॉइंटर्स वन बाय वन इन सारे पॉइंटर्स पे हम आएंगे। ये सारे एक बार मैंने एनलिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है वो हमें न्यूट्रिशन दे रहा है।
वो हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, वो हमें प्रोटीन्स दे रहा है, वो हमें फैट्स दे रहा है, वो हमें विटामिन्स दे रहा है। अलग अलग चीज़ें हमें कौन दे रहा है? अलग अलग चीज़ें हमें फ्रूट्स दे रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, यानी कि पोषण सुरक्षा है। जो फ्रूट्स हैं उसमें वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं, वैरायटी ऑफ विटामिन्स पाई जा रही हैं। ए है, सी है, डी है, के है, ई है, और कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। प्रोटीन कैश्यू नट हमें देता है, एलमंड देता है, फैट्स भी हमें ये सारे फ्रूट्स देते हैं, कार्ब्स बनाना दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हर प्रकार का न्यूट्रिशन जो है हमें फ्रूट से मिल रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये हमें पोषण सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और दे हेल्प टू प्रिवेंट द मेल न्यूट्रिशन। भाई इसकी वजह से कुपोषण का शिकार नहीं रह रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब आप बच्चे होते हैं तो यूजुअली, जैसे हमारे टाइम की बात है, आजकल के टाइम की बात नहीं करी मैं, हमारे टाइम पे भी क्या कौन ही इतना ध्यान देता था कि ये खाना है, ये खाना है, ठीक है, खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया। तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि पतले पतले हो गए हैं सारे, मतलब लग ही जाता था कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो है ना। तो मेल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होंगे। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण का शिकार नहीं बनने देंगे हमें फ्रूट्स, हमारा लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करेंगे और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, पोषण सुरक्षा देंगे। सबसे पहले स्कोप में आपको पोषण सुरक्षा के बारे में ही लिखना है कि हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती है। 2-4 डेफिशिएंसीज का जिक्र भी आप इसमें कर सकते हैं। चलो भाई, पहला तो हमने बोला पोषण सुरक्षा हमें हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट की वजह से मिल गई। दूसरा, हाई इनकम टू द फार्मर। आप लोगों ने देखा होगा इन जनरल जो लोग फ्रूट प्रोडक्शन करते हैं उनके पास इनकम का सोर्स ज़्यादा होता है। मतलब जो फ्रूट है, अगर मैं बोलूँगा, मैं हिमाचल से हूँ तो हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। तो जिन भी लोगों के घर पे सेब के खेत हैं तो अच्छा खासा इनकम उनको मिल जाता है, अच्छा खासा इनकम उनको मिल जाता है, उनको कुछ दूसरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो फ्रूट है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स या काफ़ी अच्छा इनकम फार्मर को देते हैं इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर क्रॉप। मान लो मैंने क्या किया है, इतनी सी जगह पे फ्रूट लगाए हैं और इतनी ही जगह पे, मान लो 1 हेक्टेयर पे मैंने फ्रूट लगाए हैं, अंदर फ्रूट लगाए हैं, और 1 हेक्टेयर पे मैंने व्हीट लगाई है, तो यहां से मुझे ज्यादा इनकम मिलेगी एज कंपेयर टू 10। ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो फार्मर है, अगर 1 हेक्टेयर की बात हो रही है, अगर 1 हेक्टेयर पे मैंने फ्रूट लगाए हैं, 1 हेक्टेयर से मान लो यहाँ पे मैंने सेब लगाए, यहाँ पे मैंने व्हीट लगाए हैं, तो 1 हेक्टेयर में मुझे कितने ज्यादा सेब मिलेंगे भाई। तो सेब एक किलो सेब 120-150 रुपए किलो जाता है। क्या व्हीट उतना रुपए किलो जाता है? नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि अगर हम फ्रूट लगाते हैं तो वो फार्मर्स को ज़्यादा इनकम ऑफर कर रहा है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चरल क्रॉप। एग्रीकल्चर क्रॉप का मतलब है जो हम अनाज वाली फसलें लगा रहे हैं, जो हम sorghum लगा रहे हैं, जो हम व्हीट लगा रहे हैं, जो हम मेज़ लगा रहे हैं, जो मक्का लगा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में जो है फ्रूट क्रॉप हमें अच्छा खासा प्रोडक्शन देता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया कि जो फ्रूट है वो हाई वैल्यू क्रॉप है। हाई वैल्यू क्रॉप का मतलब है इसके दाम हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, ये इससे हम इनकम बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। फार्मर कैन अर्न मोर बेनिफिट। छोटी सी लैंड होल्डिंग से, छोटी सी लैंड होल्डिंग का मतलब होता है छोटी सी जमीन, थोड़े से खेत से ही फार्मर बहुत ज्यादा इनकम उगा सकते हैं फ्रूट्स लगा के। एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, देखो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब होता है ग्रीन हाउस में लगाना। फ्रूट्स के लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कुछ फ्रूट्स के लिए ही लिमिटेड है। जैसे अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें, स्ट्रॉबेरी को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा लगाया जाता है थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे साल अगर आपको स्ट्रॉबेरी खानी है ग्रीन हाउस में लगा दो। तो ग्रीन हाउस में ऑफ सीजन प्रोडक्शन भी किया जा सकता है। ऑफ सीजन का मतलब होता है जब स्ट्रॉबेरी का सीजन भी नहीं है, उस सीजन में भी आपको स्ट्रॉबेरी में दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको ग्रीन हाउस में लगा रही हूँ। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम ऑफ सीजन नॉट सब्जियां, ऑफ सीजन फ्रूट्स का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से फार्मर का इनकम बहुत अच्छा हो सकता है। तो क्या ये सेम चीज़ हम गेहूं और मेज़ में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम कितने खेतों में हम पॉली हाउस लगाएंगे? ज़्यादा एरिया पे हम पॉली हाउस नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ता है पॉली हाउस। ठीक है, डन। तो ये सारे पॉइंटर्स आपके हाई इनकम टू द फार्मर्स में आ जाएंगे कि यार जो फ्रूट प्रोडक्शन है इसकी वजह से फार्मर की इनकम अच्छी खासी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला आ जाता है पर यूनिट एरिया यील्ड इज हाई। सेम पॉइंटर है, बस देखो पेपर में पॉइंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने देखा पिछला पॉइंटर हमने बोला कि फार्मर को हाई यील्ड दे रहा था,
ये हाई इनकम दे रहा था, इसका भी वही मतलब है, इनकम क्यों ज्यादा मिलेगी अगर यील्ड ज्यादा आएगी। तो यहां पे भी यही बोला गया है, प्रति यूनिट एरिया सेम चीज बोली गई है, 1 हेक्टेयर ये, 1 हेक्टेयर ये। यहां पे मैंने मेज मक्का लगाया है और यहां पे मैंने मान लो स्ट्रॉबेरी लगाई है, तो यहां पे मुझे यील्ड ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू मक्की की केस में। तो इसीलिए बोला जा रहा है प्रति यूनिट एरिया। यहाँ पे भी 1 हेक्टेयर में मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई, यहाँ पे भी मैंने 1 हेक्टेयर पे मक्का लगाया, पर मुझे यहाँ पे ज्यादा यील्ड मिल रही है, यहाँ पे मुझे ज्यादा उपज मिल रही है। तो फ्रूट्स लगा के पर यूनिट एरिया यील्ड भी हमें ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू फील्ड क्रॉप। पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज हाई। अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप के से इसको कंपेयर करें तो जो फ्रूट है वो हमें प्रति यूनिट एरिया यील्ड भी ज्यादा देता है। यानी कि अगर मैंने जितने एरिया में फ्रूट लगाए हैं, अगर मैंने उतने ही एरिया पे एग्रीकल्चर की कोई क्रॉप लगाई है तो मुझे ज्यादा उपज मिलेगी जहां पे मैंने फ्रूट लगाए होंगे। तो ये पॉइंटर बताना चाह रहा है आप लोगों को। डन है? जल्दी से मुझे बताना भी है, कमेंट सेक्शन में बताते भी रहना आपको इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे, वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देंगे। ठीक है, चलो ओके। हाई रिटर्न्स पर यूनिट एरिया, हाई रिटर्न्स पर यूनिट एरिया। देखो 3 पॉइंटर्स एक एक चीज कह रहे हैं बट लिखने का तरीका अलग अलग है। ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज आपको आनी चाहिए। कभी कभी कोई एग्जामिनर ऐसे होता है वो डिमांड करता है ज्यादा पॉइंटर्स, पॉइंटर अलग अलग है बट मुद्दा एक ही है। हाई रिटर्न प्रति यूनिट एरिया, ज्यादा पैसा मिल रहा है भाई एक यूनिट एरिया के हिसाब से, तो यही ये पॉइंटर बोल रहा है। ठीक है, फ्रॉम 1 यूनिट एरिया ऑफ लैंड मोर इनकम इज ऑब्टेन्ड। अगर हम यूनिट और एरिया की सेम, अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं जहां पे मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई है, अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं जहां पे मैंने मक्का लगाया है, तो जो स्ट्रॉबेरी वाला एरिया है वहां से मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, वहां पे मुझे ज्यादा पैसा आएगा। यही पॉइंटर बोला गया है। डन। अगला, लेबर रिमेन एंगेज्ड, लेबर को रोजगार मिल रहा है। जो फ्रूट प्रोडक्शन है, फ्रूट प्रोडक्शन की वजह से जो कुछ लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं एप्पल लगा रही हूँ, अगर मैं सेब का बगीचा लगा रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पौधे तैयार करने पड़ेंगे, तो वो भी कौन करेगा? लेबर करेगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? वो पौधे लगाने पड़ेंगे, वो भी कौन करेगा? लेबर करेगा। उसके बाद ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो भी कौन करेगी? लेबर करेगी। उसके बाद प्रूनिंग्स करनी पड़ेगी हर साल, तो वो भी कौन करेगा? लेबर करेगा। पानी देना पड़ेगा, लेबर करेगा। खाद देनी पड़ेगी, लेबर करेगी। घास निकालना पड़ेगा, लेबर करेगा। तो जो फ्रूट क्रॉप है उसके जरिए हमें लेबर चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा, आप मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों का मतलब एरिया, कौन से एरिया को आप बिलोंग करते हो, बट जिस एरिया को मैं बिलोंग करती हूँ, जैसे एप्पल ऑर्चर्ड्स, एप्पल के बगीचे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिनके एप्पल के बगीचे बहुत बड़े बड़े होते हैं उन्होंने परमानेंट लेबर हायर किया होता है कि भाई ये सालों साल लगेगा कि अच्छा अभी खाद डालनी है तो खाद डाल के आएगा। अभी वो क्या बोलते हैं, तौलिए बनाने, तौलिए का मतलब होता है बेसिन बनाना। पेड़ के अराउंड गोल गोल सा बनाया जाता है ना, कुछ बेसिन बोला जाता है उनको, बेसिन बनाना, पानी देना, ये सारे ऑपरेशंस हैं। फिर सेब तैयार हो गया, उसकी हार्वेस्टिंग भी तो करनी है, तोड़ के भी तो उसको मार्केट तक ले जाना है, वो सारी चीज़ों के लिए लेबर चाहिए। तो फ्रूट जो है, जो फ्रूट लगा के क्या होता है, जो लेबर की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए कि हमें हर टाइम लेबर की ज़रूरत चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली इससे रोज़गार भी मिल रहा है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। तो ये भी हम स्कोप में ऐड कर सकते हैं कि फ्रूट लगाने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है कि लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। क्योंकि जो फ्रूट्स है, फ्रूट लगाने पे हमें कॉन्स्टेंटली लेबर चाहिए ही चाहिए हर ऑपरेशन के लिए, तो उसके लिए रोजगार मिल जाएगा उन लोगों को जो एज अ लेबर काम करते हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेंटेन लेबर थ्रू आउट द ईयर। हॉर्टिकल्चर की वजह से या फ्रूट प्रोडक्शन की वजह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर में जो हम फ्रूट क्रॉप लगाते हैं तो वहां पे क्या चाहिए? वहां पे हमें कांस्टेंट कोई ना कोई चाहिए, कांस्टेंट हमें बंदा काम करने वाला चाहिए, है ना। अनलाइक सीरियल के जैसा नहीं है कि भाई किसी एक मान लो सीरियल, अगर मान लो मैंने मक्की लगाई भी है, मक्की मैंने लगाई भी है, तो लेबर कब कब लगेगी? कब लगेगी? पहली बार प्लोइंग के टाइम पे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक बार बीच में घास निकालने के लिए, और उसके बाद फाइनल हार्वेस्टिंग के टाइम पे। तो क्या मुझे परमानेंटली लेबर हायर करने चाहिए? इसके लिए नहीं करनी चाहिए भाई, ज्यादा ऑपरेशंस नहीं है लेबर के काम करने वाले इसमें। तो
सीरियल के जैसा ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन नहीं है कि जहाँ पे हमें कांस्टेंट या लगातार लेबर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। रेगुलर ऑपरेशन जैसे देखो प्रूनिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, ये सारे ऑपरेशन जो है वो फ्रूट के लिए रिक्वायर्ड है, वो फल के लिए रिक्वायरमेंट है, तो ये हमें फल के वजह से ही मिलेंगे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है क्योंकि कांस्टेंट हमें डिमांड लेबर की पड़ती ही पड़ती है। अगला पॉइंटर है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड, बंजर भूमि का सर्वोत्तम उपयोग। बंजर भूमि का सर्वोत्तम उपयोग का क्या मतलब है ये सुनेंगे। देखो, मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे पास बंजर भूमि थी भाई, वहाँ पे ना गेहूं लग रहा था, ना हाँ वहाँ पे व्हीट लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था वहाँ पे। बट कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको ऐसी बंजर इलाकों में लगाया जा सकता है, यानी कि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किस तरीके का एरिया है। तो बंजर इलाका जहाँ पे ना ज़्यादा पानी है, ना ज़्यादा अच्छी कंडीशंस है, तो वहाँ पे फ्रूट्स को लगाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा आंवला, आंवला कहीं भी ग्रो कर जाता है, बेर कहीं भी ग्रो कर जाता है, जहाँ पे ना उतना ज़्यादा पानी है। कहीं भी देखना आंवला के पौधे तो मैंने ऐसे थे कहीं भी उग जाते हैं, उनको नहीं है ज़रूरत ऐसे कि यार कांस्टेंट पानी दो, जितना ऊपर भगवान से रेनफॉल के माध्यम से दे रहा है उतना वो बोलते हैं कि उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बेसिकली वेस्ट लैंड में वेस्ट लैंड में लगाए जा सकते हैं और उस वेस्ट लैंड का यूटिलाइजेशन हो सकता है। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एरिया तो है, मेरे पास खेत तो है, बट उन खेत में 70% एरिया जो है वो कैसा है, वो वेस्ट लैंड है। मुझे मेरे घर वालों ने ऐसी एरिया दे दिया, ले तू ऐसी खेत ले कि वेस्ट लैंड ले, तू बंजर भूमि ले, अब देख तू कैसे करती है, अब देखने तू कैसे पैसे कमाती है। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं उस पे ऐसी क्रॉप लगा दूंगी जो उस वेस्ट लैंड में लग जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपको मेंशन की भी क्या होगा, लीची, करौंदा, कस्टर्ड एप्पल, वुड एप्पल, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो हार्डी कंडीशन में, हार्डी का मतलब होता है टफ कंडीशन जहाँ पे होती है वहां पे ग्रो कर जाती हैं। तो मैंने क्या किया, सारे ये पौधे लगा दिए अपने एरिया में और उससे मुझे अच्छा खासा प्रोडक्शन भी मिल रहा है। जो खेत मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे कि यार ये तो बंजर भूमि है, यहाँ पे तो कुछ ग्रो ही नहीं होता, उन बंजर भूमियों में मैंने ये पौधे लगा दिए और ये पौधे अच्छे फ्रूट दे रहे हैं मुझे और मैं बेच के पैसा कमा रही हूँ। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर है, स्पेसिफिकली फ्रूट क्रॉप की हम बात करते हैं, तो फ्रूट क्रॉप हमें फ्रूट क्रॉप का यूटिलाइजेशन हम वेस्ट लैंड में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई ऐसा एरिया है, बंजर है, जो आपने ऐसे ही पड़ा रहने दिया कि यहाँ पे तो कुछ ग्रो हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे आप ऐसे फ्रूट क्रॉप्स को लगा सकते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए कच्चा माल। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे टमाटर का केचप खाना है, मैं आप लोगों को बोलूं मुझे मिक्स फ्रूट जैम खाना है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं मुझे और क्या होता है, अगर मुझे कोई चटनी खानी है, अगर मुझे कोई जैम खाना है, अगर मुझे कोई जूस पीना है, ठीक है, तो वो आप खुद तो नहीं बनाओगे घर पे, वो कौन बनाती है, इंडस्ट्रीज बनाती है। तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल रहा है। अगर मैं अपने घर पे सेब लगा रही हूं तो सेब से इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल रहा है। रॉ मटेरियल का मतलब है मैं इंडस्ट्रीज को सेब दे रही हूं और वो उस सेब से साइडर बना रहे हैं, वो उस सेब से एप्पल जूस बना रहे हैं, वो उस सेब से एप्पल का जैम बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं फ्रूट प्रोडक्शन कर रही हूं तो फ्रूट प्रोडक्शन की वजह से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो एप्पल से जैम बनाती हो, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कीवी का जूस बनाती हो, ऐसी इंडस्ट्रीज जो स्क्वैशेस बनाती हो, जो आर्टिस्ट बनाती हो, जो चटनीज बनाती हो, जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती हो। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंटर में यही बोला गया है कि हम अगर फ्रूट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम इंडस्ट्रीज को भी डेवलप कर रहे हैं। कैसे डेवलप कर रहे हैं यार, उस फ्रूट से हमें चटनी भी खानी है, उस फ्रूट का हमें जूस भी पीना है, उस फ्रूट के हमें और भी चीजें खानी है प्रोसेसिंग के बाद की, तो वो कहाँ पे होंगी, वो इंडस्ट्रीज में होंगी। तो इसीलिए क्या बोला गया है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, कि अगर हम फ्रूट फार्मिंग करते हैं तो वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फ्रूट ऑफर कर रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है कि भाई ये ले सेब और तू इससे मुझे जूस पिला के दे, या तू मार्केट में जूस बेच इसका। ठीक है, डन। दीज इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, वहां पे लेबर लग रही है, वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। देखो
तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हर जगह हो रहा है फ्रूट प्रोडक्शन की वजह से। इज इट क्लियर बच्चों? डन, ये वाला पॉइंट अभी क्लियर हो गया। अब यूज ऑफ अनड्यूलेटेड लैंड्स। अनड्यूलेटेड लैंड्स का मतलब होता है उबड़ खाबड़ जमीन, असमतल भूमि। असमतल भूमि पर भी हम फ्रूट ग्रो कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को अभी पीछे पॉइंटर बताया था वेस्ट लैंड वाला, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी आता है कि जो असमतल भूमि है, असमतल भूमि का मतलब होता है अनडुलेटेड लैंड्स, कि जैसे पहाड़ों में होती है उबड़ खाबड़ एरिया, ठीक है, एक खेत ऐसा, एक खेत ऐसा, एक खेत ऐसा, अनडुलेटेड लैंड उसको बोला जाता है। तो वैसे क्षेत्रों में या वैसी जगह पे हम फ्रूट्स लगा सकते हैं। वहां पे ज्यादातर नहीं होगा। वीट बोलेगा भाई मैं नहीं ग्रो हो सकता ऐसी जगह पे, मेज बोलता है कि मैं नहीं ग्रो होऊंगा ऐसी जगह पे। वैसी जगह पे फ्रूट्स बहुत अच्छे से लग सकते हैं। फ्रूट्स नॉट सारे फ्रूट्स बट कुछ फ्रूट्स लग सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट ग्रोइंग कैन बी प्रैक्टिस ऑन अनइवन और अनडुलेटेड लैंड्स, ठीक है। बट जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, जो आपके अनाज वाली फसलें हैं, उनको हम सिर्फ किस पे, उनको हम ऐसी लैंड पे नहीं डाल सकते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप लोगों के घर पे वीट लगाया जाता होगा, मेज़ लगाया जाता होगा, मक्की लगाई जाती होगी, तो आप लोग देखोगे जब आप फील्ड प्रेपरेशन करते हो, जब आप फील्ड तैयार करते हो, खेत तैयार करते हो, हल जोत के, प्लोइंग करके, ट्रैक्टर लगा के, कुछ भी जो भी करते होंगे, तो उसको समतल बनाया जाता है। उसको उबड़ खाबड़ नहीं रखा जाता कि यार यहाँ पे पानी ठहर जाएगा, जो बीज यहाँ पे, पौधा यहाँ पे, वो सड़ जाएगा, ऐसा होता है यूजुअली। तो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप होते हैं, यानी कि जो अनाज वाले फसलें होती हैं, उनमें ये चीज़ हम नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। बट हाँ, फ्रूट्स के केस में हम इस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, डन। और कुछ रीजन्स में, जैसे कोंकण रीजन में, मैंगो और कैशूनट आर कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल ऑन हिली एरियाज। कोंकण एरिया में ऐसे क्षेत्रों पे मैंगो और कैशूनट काफी ज्यादा लगाया जाता है। तो ये सारे जो हैं बच्चे, ये सारे के सारे स्कोप्स में आ जाते हैं। हमने बोला सबसे पहले कि अगर हम फ्रूट लगा रहे हैं तो उसकी वजह से हमें यील्ड अच्छी मिल रही है, उसकी वजह से हमें इनकम अच्छा मिल रहा है, उसकी वजह से हमें रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। उसके बाद मैंने बोला यार अगर मेरे पास वेस्ट लैंड है तो उन वेस्ट लैंड पे भी मैं फ्रूट लगा सकती हूँ और इनकम जनरेट कर सकती हूँ। फिर मैंने बोला कि यार फ्रूट अगर हम लगाते हैं तो फ्रूट्स की वजह से कॉन्स्टेंट इनकम मुझे मिलती रहती है, कॉन्स्टेंट इनकम जनरेट, कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट लेबर की होती है। तो लेबर को रोजगार मिल रहा है, लोगों को कांस्टेंट रोजगार मिल रहा है फ्रूट लगाने पर। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अनड्यूलेटेड लैंड्स पे भी फ्रूट्स को लगाया जा सकता है, ठीक है। और ये फ्रूट प्रोडक्शन की वजह से इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। इंडस्ट्रीज भी इस तरीके से लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारे पॉइंटर्स आप स्कोप में ऐड ऑन कर सकते हो। यही पॉइंटर आप इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो, बट लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर मुझे बोला इंपॉर्टेंस बताओ तो मैं बोलूँगी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये फार्मर को इनकम ज़्यादा प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ ये ज़्यादा रिटर्न हमें देता है, और थोड़े से एरिया से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ली जा सकती है, और रोज़गार देता है। ये सारी इंपॉर्टेंस में आ जाएगी। बट स्कोप में आपको थोड़ा डिटेल लिखना है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है अगर हमने फ्रूट लगाया तो, ठीक है, ओके। चलो, इंपॉर्टेंस में आपको ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हो कि जो फ्रूट्स हैं उनकी रिलीजियस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, शिव जी को हम भांग धतूरा चढ़ाते हैं, ठीक है, भांग धतूरा बेल चढ़ाते हैं, बेल की पत्तियों का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाता है। एस्थेटिक वैल्यू मतलब कहीं कहीं ना फ्रूट्स को के पौधों को ऐसे सुंदरता, एक एरिया को सुंदर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सुंदर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा बॉन्साइज का, जब पौधे को छोटी छोटी शेप दी जाती है, ठीक है, तो वो ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो ये सारे पॉइंटर्स आप इंपॉर्टेंस में ऐड कर सकते हो। तो आई होप आज का लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से लेक्चर्स हैं अभी स्टार्टिंग में, और ये बेसिक चीजें हमेशा पूछी जाती हैं, तो मेक श्योर करें इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है बच्चों। और जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, ये जो कोर्स है ये बहुत सारे बच्चों को दूसरे सेमेस्टर में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। आपको जिस भी सेमेस्टर में आप उस सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं। अगर आपको सेकंड सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में इसको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, और आप सेकंड सेमेस्टर लेना चाहते हो तो ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर का बैच शुरू हो गया है, जहां पे 14 अलग अलग सब्जेक्ट शुरू कर दिए गए हैं। और मेजरली इसमें जो फंडामेंटल कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे,
एनिमल हस्बेंड्री का है, मतलब वही लाइफ स्टॉक वाला। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है बैच लेने में, ऑलमोस्ट बच्चों मिड तक का सिलेबस हमारा हो चुका है। अगर आप लेना चाहते हो बैच, आपको सारी क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। जो क्लासेस हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्ड मिलेंगी, अब जो चलेंगी लाइव वो तो लाइव ही मिलेंगी। आपको पूरे डिटेल नोट्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने ये पीपीटी से पढ़ा है ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको पूरे A4 साइज नोट्स मिलते हैं, जैसे बुकलेट नहीं होती वैसी सी है, बट नॉट इन दैट डिटेल, इतना कि आप जैसे एग्जाम की जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है उस तरीके से हमने बनाए हुए होते हैं वो, ठीक है। और इस बैच में आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिलने वाली है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो Y1020, इस पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बार मैं बता भी देती हूँ किस तरीके से आप लोगों को एनरोल करना है। आपको जाना है गूगल पे, आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाके आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के बाद एग्रीकल्चर कैटेगरी चूज कर लेनी है। उसके बाद आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में जाना है। फिर सेकंड सेमेस्टर वाले बैच में गए, ओके, दिख रहा है वहां पे ना 6 महीने की वैलिडिटी है, ओके। और अभी 3749 में मिल रहा है, बट मोर ऑफर पे जाके जैसे आप कूपन वो लगाओगे जो मैंने बोला Y1020 जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये जो है आपको देखो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, 2999 में मिल रहा है। तो मेक श्योर करें कि अगर आप बैच लेना चाहते हो तो अभी इज द हाई टाइम, क्योंकि अभी 80% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है बैच, ठीक है। चलो, अभी काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा होगा, देखा आपने 3749 है तो 2999 का मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोसीजर, ओके। और ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है। डन, सेट है। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ओके। चलो, वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ठीक है। चलो, बाय बाय।